नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे एक अगला चैप्टर, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने यूपीपीटी के मॉक टेस्ट किए थे, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। उसके आगे हम लोग आज मैथ का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात। पहले अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले शुरुआत में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। अनुपात जो है, दो समान तरह की राशियों या संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। इसका क्या मतलब है? दो समान तरह की राशियां का ये मतलब है। अनुपात तो आप सभी लोग जानते हो, जैसे एग्जांपल में आपके सामने लिखा है a अनुपात b और फिर लिखा 3 अनुपात 2। इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 1/b, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3/2, और ऐसे भी लिख सकते हो 3/2। ये सब एक ही चीज़ है, चाहे आप a अनुपात b लिखो, चाहे आप a/b लिखो, चाहे 3 अनुपात 2 लिखो, चाहे 3/2 लिखो, चाहे 3/2 लिख दो, ये सभी अनुपात में है, ठीक है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है दो समान तरह की राशियों, इसका ये मतलब है कि अगर आप अनुपात बना रहे हैं, तो अगर आप रुपए का अनुपात बना रहे हैं तो इसका अनुपात रुपए का अनुपात रुपए के साथ ही बन सकता है। और फिर यदि आप किलोमीटर का अनुपात बनाएंगे तो किलोमीटर के साथ ही बना सकते हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे, अनुपात बनाएंगे, तो आप हमारी इनकम और अपनी इनकम आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इनकम से कंपेयर करोगे, हाइट कंपेयर कर सकते हो कि हमारी हाइट इतनी है, उनकी इतनी है, हमारे पास 100 रुपये हैं, उनके पास 200 रुपये हैं। ऐसे नहीं कंपेयर होगा कि हमारे पास 100 रुपये हैं, तुम्हारे पास 1 रुपये, यानी 100 पैसे हैं, क्योंकि मात्रा अलग हो जाएगा ना। रुपए में है तो दोनों रुपए में होना चाहिए, पैसे में तो दोनों पैसे में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर कह दिया जाए कि हमारे पास 1000 रुपये और अगले आदमी की हाइट ले ली जाएगी। अगर हाइट ली जाएगी तो दोनों हाइट ली जाएंगी, इनकम ली जाएंगी तो दोनों इनकम ली जाएंगी। इसका ये मतलब है कि समान राशि या संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है, जो संबंध होता है, वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a अनुपात b लिखा हुआ, चाहे a/b लिखा हो, चाहे 3 अनुपात 2 लिखा हो, चाहे 3/2 लिखा हो, ये अनुपात होता है। और अनुपात में समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और समान राशियों को जो दर्शाएगा वही अनुपात होगा। समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपातों को आपस में बराबर कर दिया जाता है तो वो समानुपात होता है। जैसे आपके सामने देखो लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर में c अनुपात d। इसका मतलब a अनुपात b और बराबर में c अनुपात d है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे a अनुपात b। समानुपात का निशान ऐसे होता है, अनुपात में 2 बिंदी होती है, समानुपात में 4 होती है, और बराबर में लिख सकते हो c अनुपात d। तो आप देखेंगे कि समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे a अनुपात b बराबर में c अनुपात d, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a अनुपात b और समानुपात का निशान दे दें। या यूँ समझ लो कि जो अनुपात होता है इसका मतलब होता है बटे, यानी डिवाइड, और जो समानुपात होता है वो होता है क्या? इक्वल, यानी बराबर। समानुपात बराबर कर देता है और अनुपात का मतलब होता है बटा, बटे में कर देता है। इस वाले में देखो जैसे लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर में, यानी समानुपात c अनुपात d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b और बराबर में c/d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पास पास वाले का गुणा करके और दूर दूर वाले का गुणा करके। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a × d, और ये बराबर हो जाएगा किसके? b अनुपात c के। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जिसमें इसको पहला पद, इसको दूसरा, और इसका तीसरा, और इसका चौथा बोल सकते हैं। a b c d, ये जो लिखा हुआ है इनमें से हो सकता है आपको 3 मान दे दिया जाए, a b c और d का पूछ लिया जाए। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे सामने b d और a का दे के c का पूछे, या c b d का दे के a का पूछे। कोई 3 मान दे के चौथे का मान पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि पास पास का गुणा करते हैं और दूर दूर का गुणा कर देते हैं। सही है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो
क्योंकि A अनुपात B लिखा है तो आप इसको A/B लिख सकते हो और इसको C/D लिख सकते हो। बराबर लिखा है तो क्रॉस गुणा करोगे तो तो देखो B का गुणा C में हो जाएगा और D का गुणा A में हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग पास पास का और दूर दूर का गुणा करते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। A अनुपात B को आप A/B लिख सकते हो, C अनुपात D को आप C/D लिख सकते हो, समानुपात की जगह पे आप बराबर का निशान लगा सकते हो। इस वजह से हम लोग पास पास वाली संख्या को और दूर दूर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा लिखा है A इंटू डी और बराबर में लिखा B इंटू सी, तो इन चारों में से अगर कोई 3 पद दे के चौथे पद का मान पूछ लिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, उनको समझते हैं और फिर करते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 है तो x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताऊं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है पहला। देखो आपके सामने लिखा है x अनुपात y बराबर 2:3, यानी x अनुपात y बराबर लिखा है 2:3 और लिखा है y अनुपात z बराबर 2:1 और आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर। ये अनुपात आपसे पूछा गया है। अनुपात मिलाते कैसे हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपके सामने x अनुपात y बराबर 2:3 लिखा है, y अनुपात z बराबर 2:1 लिखा है और आपसे x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसको कैसे कैसे मिला सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लिख लें यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z। ये डाटा क्वेश्चन में दिया गया था कि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 और बराबर में आपसे पूछा गया x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो x के नीचे x का अनुपात, यानी x का अनुपात कितना 2 और y का हिस्सा कितना 3। अच्छा y देखो इस वाले में भी एक कॉमन, इधर भी है इधर भी है, तो y कॉमन है दोनों में। तो y के नीचे फिर से दोबारा y कितना है, देखो इस जगह पे y की वैल्यू 2 और इस जगह पे y की वैल्यू 3 है और इसके बाद कितना लिख लो, z की वैल्यू 1 लिख दूँ। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस जगह पे ये 2 जगह खाली रह गई, ये 2 जगह खाली रह गई, तो जिसके पड़ोस में खाली वही उस जगह को घेर ले। जाहिर सी बात है कि क्या होता है, जिसकी बगल में जो ज़मीन अगर पड़ी रह जाए तो पड़ोसी उसका यूज कर लेता है। तो उसी तरह जो इसके बगल में देखो कौन है, 2 है, ऊपर नहीं देखिएगा, बगल में देखिए यहाँ 2 तो अपनी तरफ से यहाँ भी 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 तो अपनी तरफ से यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अनुपात बनाने का तरीका है, अगर आपको कोई दूसरा पता है तो आप उससे भी कर सकते हो। अभी हम आपको दूसरा और तीसरा भी बताएंगे। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। अगर इसको आप काटोगे तो कटेगा क्या किसी से, ये नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा और हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4:6:3 का अनुपात बनेगा, x अनुपात y अनुपात z बनेगा। एक तरीका तो ये था कि आप x अनुपात y अनुपात z का आंसर बता दो कि 4:6:3 के अनुपात में है x अनुपात z अनुपात, सॉरी x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू। दूसरा तरीका इसका ये था कि अगर आप इसी जगह पर देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x अनुपात y बराबर 2:3 लिखा है, यहाँ पे y अनुपात z बराबर 2:1 लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो y, अगर वही वाला y ऊपर भी लिखा है और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है और यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, जो कॉमन है उसकी दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। इस जगह पे y की वैल्यू 3 है और इस जगह पे y की वैल्यू 2 है, तो ये अलग अलग क्यों है? अगर वही डिजिट है तो सेम होनी चाहिए थी। सेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम सेम कर देंगे। और सेम होगा कैसे,
आप इस वाले 3 से नीचे गुणा करवा लीजिए और इस वाले 2 से ऊपर गुणा करवा दीजिए, तो 3 और 2 सेम हो जाए, क्योंकि 3 और दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6 बन जाएगा। तो आपके सामने देखो क्या पता चलेगा, इसको गुणा करवा लोगे तो हो जाएगा 4 अनुपात में कितना हो जाएगा 6। इसको गुणा कर दो कितना हो जाएगा 6 और इसको गुणा कर दो कितना हो जाएगा 3। अब तुम्हारे सामने x अनुपात y और y अनुपात z का जो अनुपात आ जाएगा वो 4 अनुपात 6 और 6 अनुपात 3 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे y की वैल्यू सेम हो गई। तब अगर आपको बताना है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि x की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग 4 और y की वैल्यू देख रहे हैं 6 और z की वैल्यू देख रहे हैं 3। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 अनुपात 6 अनुपात 3 के अनुपात में बनेगी। सही है। और ऐसे भी कर सकते थे, या तो आप गुणा करके जो वैल्यू कॉमन उसको बराबर कर लो, ऐसे मिला लो। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं कि x अनुपात y अनुपात z अगर बताना है तो x और y का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर y और z का, तो y के नीचे y वाला लिख के ऐसे कर देंगे और कहेंगे कि इसको इससे गुणा करवा लो, इसको इससे करवा लो, इसको इससे करवा लो। ये भी वही चीज़ है, बस यही वाला 2 इधर करके जगह भर के कर लेते हैं। इसको गुणा करोगे 4 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 6 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 3 हो जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अनुपात 6 अनुपात 3 आ जाएगी। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1 है, तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी, 4 अनुपात 6 अनुपात 3 के अनुपात में होगी। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये अनुपात 2 दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं। जैसे 2 अनुपात है तुम्हारे पास, एक अनुपात है 2 अनुपात 3 और अगला अनुपात है 2 अनुपात 1 और आपसे x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू दी गई। ऐसा भी हो सकता था कि ये 3 अनुपात हो जाए कि x अनुपात y अनुपात 2 अनुपात 3 है, y अनुपात z अनुपात 2 अनुपात 1 है और z अनुपात a बराबर इतना है। तो आप बताओ कि x अनुपात y अनुपात z अनुपात a की वैल्यू क्या होगी। ऐसा भी पूछ सकते हैं। 3 अनुपात दे के आपस में मिलाने के लिए बोल सकते हैं, तो ये 2 अनुपात अगर मिलाने के लिए बोलेगा तो आप इन तीनों में से किसी एक तरीके से मिला सकते हो, जिससे कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप आसानी से मिला पाओगे। अगला अगर देखो, अगर ये 3 अनुपात दे दे तो आप कैसे मिलाओगे, उसको भी इसी वक्त देख लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4 और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 और c अनुपात d बराबर है 1 अनुपात 2। आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है आपको। हमने क्वेश्चन को मैथ के रूप में लिख दिया है। देखो, आपको बताया क्या गया है, a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4 और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2। आपसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर कितना आएगा, ये आपको बताना है। इनको कैसे मिलाओगे, देखो इनको मिलाने का एक तरीका तो ये है कि आपसे पूछा गया है, देखो क्या, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। पहले ऐसा करते हैं कि ए बी और बी सी को मिला के a अनुपात b अनुपात c बना लेते, फिर d वाला भी मिला लेते हैं। तो आप पहले लिख लें यहाँ 1 अनुपात 4 और फिर b के नीचे b वाली वैल्यू लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 अनुपात कितना 1। इनको मिला के करेंगे क्या, तो देखो 2 का इसमें गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ये तुम्हारे सामने a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आ गई। c अनुपात d और मिलाना, तो c के नीचे फिर से c वाली वैल्यू लिख लो कितना 1 और अनुपात में लिख लो फिर से 2। अब इसको गुणा करवा लो, इसमें 2 का नाम कितना 2 और इसमें करवा लो 8 का नाम 8, फिर इसमें करवा लो कितना 4 का नाम 4 और फिर 4 दूना 8। 2 से शायद ये अभी और कट रहा होगा, तो 2 से काटोगे तो 2 का नाम 2 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 चौको 8। तो हमारे हिसाब से 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4 इसका आंसर सही होगा। 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। या तो आप ऐसे मिलाओ, या तो अगर आप ऐसे नहीं मिला सकते हो या ऐसे तुमको मिलाना कठिन लग रहा है, तो दूसरा तरीका इसका ये था
देखो b यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों जगह एक बार 4 है, एक जगह 2 है, तो इन दोनों को सेम होना चाहिए। फिर c दो जगह, तो दो जगह c को सेम होना पड़ेगा। इसको कैसे समान करोगे? देखो a अनुपात b बराबर आपके सामने है 1:4 और b अनुपात c बराबर है आपके सामने 2:1 और उसके बाद है आपके सामने c अनुपात d बराबर 1:2। आप अगर पहले b को बराबर करें तो देखिए b यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, तो इस वाले 2 को अगर 4 बनाना चाहें तो इसको काहे से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि b की वैल्यू एक बार यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को 4 आसानी से बना सकते हैं यदि इसके बाहर 2 से गुणा करा लें। अब अगर आप 2 से गुणा कराएंगे तो जाहिर सी बात है 2 इसमें गुणा करेगा तो 2 इसमें भी गुणा कर देगा, तो इसका मतलब c की वैल्यू इस जगह 2 हो जाएगी और इस जगह 1 हो जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अनुपात क्या बनेगा? देखो फिर दोबारा बन जाएगा आपके सामने a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1:4 और b अनुपात c हो जाएगा आपके सामने कितना, अंदर गुणा करवा दोगे 4:2 और c अनुपात d आपके सामने हो जाएगा कितना, 2:4। आपसे पूछा क्या गया था? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a की वैल्यू कितना है? 1 लिख लो, b की वैल्यू कितना है? 4 लिख लो। अब चाहे यहाँ से लिख लो चाहे ऊपर से लिख लो। c की वैल्यू 2 है, फिर से लिख लो, और c की वैल्यू चाहे यहाँ से लिख लो, d की वैल्यू 4 है। अब देखेंगे क्या वही आंसर नहीं आ गया जो भी हमने बताया था, 1:4:2:4, 1:4:2:4। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप इनको आपस में ऐसे मिला देंगे। पहला क्वेश्चन हमने जो बताया तो उसमें 2 अनुपात मिला के आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बतानी थी। दूसरे प्रश्न में आपको ये बताया गया था यदि आपको 3 अनुपात दे दिए जाएँ तो आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैसे निकालेंगे? सही है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अनुपात मिलाने वाली ही बेसिक चीजें पहले आपको बताएंगे, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। है ये भी क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी है, बस अनुपात मिलाने वाली बात है भी। जैसे तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। अच्छा ये 2 है और ये z है, ठीक है तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू आपको बतानी है। ये भी वही है पहले की तरह, 2 अनुपात मिलाने हैं, बस थोड़ा लिखा अजीब तरीके से है। तो आपसे लास्ट में बताना है क्या आपको x अनुपात y अनुपात z ही बताना है। इसके लिए देखो आप इस वाले y को जो इसमें इंटू में लिखा है, इंटू का मतलब है कि ऊपर लिख सकते हो y, कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो इंटू में, अगर ये लिखा है तो आप इसको ऐसे इंटू में कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस वाले y को जब इधर लाओगे तो आपके सामने x/y बनेगा 1/2। अभी तुमको हमने बताया था कि यदि आपके सामने a अनुपात b लिखा है तो आप इसको a/b लिख सकते हो, तो इसका मतलब चाहे 1:b बोल दो और चाहे a/b बोल दो, तो आप इसको x अनुपात y बराबर 1:3 आसानी से बोल सकते हो, और चाहे x/y बराबर 1/3 बोल दो। दोबारा अगर y वाले को देखेंगे तो y और बटे में कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब x अनुपात y बराबर 1:3 और y अनुपात z बराबर 1:2 है। तो आप x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताएंगे। तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताने के लिए आप x अनुपात y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1:3 लिखेंगे, और फिर उसके बाद y अनुपात z की जो वैल्यू है क्या है, 1:2 लिखेंगे। अभी ये खाली जगह है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा। पड़ोसी क्या है, 1 है, तो पड़ोसी 1 है तो पड़ोसी 1 आ जाएगा। यहाँ पर पड़ोसी 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। इनको गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा। यानी x अनुपात y अनुपात z जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 1:3:6 का अनुपात बनेगा। सही है, तो इसका सही आंसर 1:3:6 बनेगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर। आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए चौथी बात क्या है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है
3p यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा। p अनुपात q अनुपात r का अनुपात बताना है। इसको मिला लो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। देखो इसमें भी अनुपात मिलाना है। यदि 3p बराबर 2q और तथा 2q बराबर 3r है तो p अनुपात q अनुपात r मिलाना है। अगर आपके सामने 3p बराबर में 2q लिखा है और आपको अगर p अनुपात q की वैल्यू बतानी है तो p की वैल्यू 2 बताइए और q की वैल्यू 3 बताइए। तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, जो जिसके पास लिखा होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। और उसके बाद फिर q अनुपात r बताना है तो ये अनुपात कितना बता दो, 3 अनुपात 2 बता दो, क्योंकि q की वैल्यू 3 हो जाएगी और r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से आपके सामने p अनुपात q का अनुपात 2 अनुपात 3 और q अनुपात r का अनुपात 3 अनुपात 2 है और आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि p अनुपात q अनुपात r की वैल्यू क्या आएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे p अनुपात q अनुपात r, उतार दीजिए यही वाला अनुपात 2 अनुपात 3 लिख दीजिए और उसके बाद फिर ये वाला। अच्छा यहाँ देखो q सेम ही है तो बराबर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर q सेम है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, फिर तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर सेम है तो कुछ मत करिए, फिर तो p की वैल्यू आप आसानी से 2 बताइए और q की वैल्यू आसानी से 3 बताइए, क्योंकि दोनों जगह q की वैल्यू जो कॉमन वैल्यू है सेम है। और उसके बाद r की वैल्यू 2 बता दीजिए तो आपके सामने तो ये बिल्कुल आसान हो गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 2 ही आ जाएगा। क्यों हम कोई तरीका लगाएं, सही है और ये सही भी है, यही आएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 2। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि अनुपात मिलाते कैसे हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन में भी हम आपको बताते रहेंगे कैसे मिलाया जा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे अनुपात मिलाने के लिए आएगा तो हम लोग इसी तरह आपस में मिला रहे होंगे। देखिएगा 5वां प्रश्न, और जो प्रश्न सही में यहाँ से शुरू होता है, लिखा हुआ है 2 संख्याओं में 7 अनुपात 9 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 7 अनुपात 9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4 अनुपात 5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ जो बेहद आसान और बेहद सरल है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2 संख्याओं में 7 अनुपात 9 का अनुपात है। लाइट बढ़ी है तो देखिए कैसे लगेगा। 2 संख्याओं में 7 अनुपात 9 का अनुपात है, तो अगर आप जानना चाहें, अगर आपके सामने 7 अनुपात 9 लिखा है और अगर अनुपात हटाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 7x कामा कितना x 9x, क्योंकि आपके सामने ये 2 संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं, 7x और 9x। इसको करने के कई तरीके हैं, पहले हम एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ, फिर आपको बताएंगे x वाले तरीके के अलावा आप अनुपात बराबर करके कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ 7x लिखा और बटे में इसको उतार ले 9x। 2 संख्याएं 7 अनुपात 9 के अनुपात में है, तो हमने अनुपात हटाया तो एक संख्या 7x हो गई और एक संख्या 9x हो गई। बोला गया कि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए।
दोनों में 5 जोड़ने के बाद परिवर्तन क्या होगा कि जो अनुपात पहले 7:9 हुआ करता था वो अनुपात बदल कर अब 4:5 हो जाएगा। बराबर में हो गए, अभी बताया था हमने कि अगर बराबर में हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 5 का गुणा करेंगे, 5 शते कितना हो जाएगा, 5 शते हो जाएगा 35, एक और 5 पचे कितना हो जाएगा 25। बराबर में इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौको हो जाएगा 36, एक और कितना हो जाएगा 5 चौको 20। अब 36 एक से 35 एक्स घटा देंगे तो बचेगा कितना, केवल एक्स। 36 एक्स माइनस 35 एक्स बराबर 1, तो 25 से 20 घटाओगे तो बचेगा 5। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 5। इन दोनों में से आपसे पूछी गई बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है 9, तो 5 का गुणा इस मिला के करा देते हैं। या ऐसे समझ लो कि बड़ी संख्या आपको बतानी है और आपके सामने बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 9x, तो 9 लिखें और x की वैल्यू 5 है तो 5 का गुणा करवा दे, इसमें कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। यदि आपसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो 7 पचे 35 हो जाता, और बड़ी संख्या पूछने पर 9 पचे 45 हो जाता। ये तो किताब का तरीका है, आप बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 45 आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे तरीके से करना चाहें तो अनुपात बराबर करने वाला तरीका सीखिए, और यही आपके लिए ज़रूरी भी है। ये तो सभी को पता है कि किताब में कैसे लगता है। देखिए सीखिए ये कि दो संख्याओं के बीच में 7:9 का अनुपात है यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए या दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए। अगर दोनों संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए, उसके बाद बदल कर अनुपात कितना हो जाएगा, बदल कर अनुपात बनेगा 4:5। आप ध्यान से देखिए, यह अनुपात जो 7 हुआ करता था ये 4 हो गया। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिए 4 का डिफरेंस। अगर दोनों में 5-5 जोड़ा गया है तो इनके बीच का डिफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए था। और या समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए, अगर 5-5 दोनों में जोड़ा जाए या 6-6 जोड़ा जाए या 7-7 जोड़ा जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक तरफ डिफरेंस 4 हो रहा है और एक तरफ 3 हो रहा है, तो हम लोग डिफरेंस बराबर करेंगे। और डिफरेंस बराबर करने का तरीका क्या है, यही सीखना है आपको। डिफरेंस बराबर होगा कैसे, 7 और 9 के डिफरेंस से नीचे गुणा करवा दो, 7 8 9, तो 2 से नीचे गुणा करवा दो और 5-4 का डिफरेंस 1 से ऊपर करवा दो, तो ये अनुपात कितना रह जाएगा, ये तो 7:9 ही रहेगा और ये वाला हो जाएगा 8 अनुपात कितना 10। अब आप देख पाएंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, 1-1 का हो गया। यही जो बीच का डिफरेंस होगा ये उस संख्या के बराबर होगा जितनी संख्या उस अनुपातिक संख्या में जोड़ी या घटाई गई होगी। तो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस जो 1 बराबर है कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। जो 5 जोड़ा गया था दोनों संख्याओं में, 5 घटाया गया होता तब भी 1 बराबर 5 के होते, या दोनों में 10-10 जोड़ा गया होता तो 1 बराबर 10 का होता। 1 की वैल्यू 5 के बराबर, बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 7 है। 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपके सामने 5 है तो 9 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 5/1 गुणे 9। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या आपके सामने 45 है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डिफरेंस या तो बराबर हो, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बनाने का क्या तरीका है कि ऊपर वाले जो रेशियो में डिफरेंट हो यहाँ पे, उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले रेशियो में, और जो नीचे वाले रेशियो में डिफरेंट हो उससे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लो। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। सही है। अगला इसी तरह का प्रश्न है जो हम आप लोग को दे रहे हैं, लगाइएगा और आंसर बताइएगा कितना आएगा। इस वाले प्रश्न का फिलहाल आंसर कितना आया है, 45 आया है, जो कि हमसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। छोटी संख्या भी पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता था। इस तरह के क्वेश्चन में यही 3-4 चीजें पूछी जा सकती। अगला देखिए आपके सामने किसी तरह का प्रश्न लिखा हुआ है जो आपको बताना है। 6ठे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, अनुपात में हैं। प्रत्येक में से
प्रत्येक में से का मतलब दोनों संख्याओं में से, प्रत्येक में से प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्याओं निकाल को जोड़ लो, उसमें क्या है, संख्याओं का योग क्या है ये बताना है आपको। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया और कहा जा रहा है यदि दोनों में 30 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदल के 9:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, अनुपात बराबर करेंगे। देखो पहले लिखा हुआ है 3:4 और फिर कह रहे हैं अनुपात बदल के हो जाएगा 9:10। और हुआ क्या है कि दोनों संख्याओं में 30 जोड़ा गया है, इनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए और हमें लग रहा है कि 6 3 9 और 6 4 10। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस अब की बार बराबर आ गया। अगर बराबर आ गए तो कुछ नहीं करना, बस जितने का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, जितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। 6 बराबर सीधा कितने के, 30 के। अगर 6 बराबर 30 के आपसे बड़ी संख्या पूछते तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालते, छोटी संख्या पूछता तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते। दोनों का योग पूछा गया है तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 कितना 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, यदि 6 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे में 6 और गुणे में 7। 6 से काटो कितना चला जाएगा, 6 पंचे 30 और 7 बचे कितना 35। तो दोनों संख्याओं का जो योग बनेगा यानी पहली संख्या और प्लस में जो दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का जो योग बनेगा वो 35 बनेगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। आप x मान के भी लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, आपको यकीन नहीं है तो आप लगा के देख भी सकते हैं। अनुपात बराबर वाला करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये कम समय में हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर। कैसा प्रश्न है देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 है तथा x अनुपात y अनुपात z का अनुपात 4:3:2 है, तो आपको बताना है क्या y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर बताना है कितना आएगा। लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात y अनुपात z का मतलब 4:3:2 है, तो आपको बताना है कि y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर कितना होगा। देखो आपके सामने जो रेशियो दिया है x अनुपात y अनुपात z का, x अनुपात y अनुपात z का रेशियो दिया है 4:3:2, अनुपात हटाना है, तीनों में x लगा दो तो 4x प्लस 3x प्लस 2x। इन सब का तुम्हें जोड़ पता है, इन सभी को जब जोड़ते हैं तो इनका जो योग है वो कितने के बराबर है, इन सभी का योग है 360 के बराबर। इन सभी का योग 360 के बराबर यानी 4x प्लस 3x और 2x का योग कितने के बराबर, 360 के बराबर है। अगर जोड़ देंगे तो देखो 3 2 5 और 5 4 9, 9 से काट दोगे सीधा 9 चौको कितना 36 और इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू सीधा कितनी आ गई है 40 आ गई। अरे भाई इनका जोड़ दिया है, देखो 3 2 कितना 5 और 5 4 9 और 9 से काटोगे तो 9 चौको 36, ये वाला 0, x बराबर कितना 9, x की वैल्यू 360 हो जाएगी तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। x की वैल्यू 40 हुई तो आप अगर चाहें तो तीनों संख्याएं अलग अलग भी बता सकते हैं, लेकिन हमसे तीनों संख्याएं पूछी नहीं गई, हमसे पूछा क्या गया है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड माइनस एक्स, तो 3 2 5 यानी y प्लस जेड 3 2 5 और x घटा दोगे तो 3 2 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा केवल x, तो x की वैल्यू तो 40 आ ही गई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, तीनों संख्याएं अलग अलग निकाल दो।
x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 40, तो इसमें गुणा कर दो 4 चौक 16, 160 x की वैल्यू। y की वैल्यू 40 से गुणा कर दो 3 से, 3 चौक कितना 12, 120। और उसके बाद z की वैल्यू जाननी, 2 से गुणा कर दो कितना 80। पूछा क्या गया है, x प्लस वाई, x की वैल्यू कितना है 120 लिख लो, y की वैल्यू सॉरी x और y और z, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू कितना 80, और घटा देते x की वैल्यू कितना 160, दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 200, 200 से 160 घटा दोगे तो आएगा 40। ऐसे करके देख लो, अगर समझ पा रहे हो तो ऐसे ही समझ लो कि x की वैल्यू 40 और हमसे पूछा क्या गया है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड की वैल्यू 3x और 2x, दोनों को जोड़ के 3 2 5 x से 4x घटाओगे तो x बचेगा, इसका मान खुद ही 40 पता है, तो आप क्यों तीनों संख्या निकाल के ऐसे जोड़ के घटा रहे हैं। ऐसे ही जब आंसर आ रहा है और हमारा यही काम है कि क्वेश्चन को हम कम से कम समय में कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे तो फिर क्या ही फायदा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अभी आज के सारे क्वेश्चन आसान ही हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है अनुपात समानुपात की, तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आज बताएंगे आपको। बाकी अनुपात समानुपात की कई क्लासें होंगी, 5 से 6 क्लासें होंगी, तो आपको अच्छे क्वेश्चन भी आगे बताए जाएंगे। हालांकि अच्छे ये भी हैं, बुरे क्वेश्चन नहीं हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न, देखेंगे कैसा है। लिखा हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है, 1890 है, तो संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याओं का योग क्या है, ये बताना है आपको। संख्याओं का योग कितना है। देखो आपको बताया क्या गया है, 3 संख्याओं का अनुपात है 2:5:7। यदि उन संख्याओं का गुणनफल 1890 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। पहली बात तो तीनों संख्या क्या है, 2x 5x और 7x, अनुपात हटाओगे तीनों में लगेगा x, और तीनों का गुणनफल पूछा गया तो तीनों का बताया गया है, तो तीनों को गुणा करेंगे तो बराबर में लिखेंगे 1890, क्योंकि आपको तीनों संख्याओं का गुणा पता है। इससे पहले वाले में योग पता था तो जोड़ लिए थे, अब की बार गुणा पता है तो गुणा कर लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10, 10 2 12 और 12 2 कितना 14। या ऐसे ही काट लो, 7 से ही काट लो, पहले गुणा जोड़ो ना, इसमें 7 से काटोगे तो देखो कितना 7 दूनी हो जाएगा 14, 15 16 17 18, 7 7 49, 270 आ जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 25 25, 26 27 और 5 चौको 20, 24 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा। x 3 बार है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर, 27 के बराबर, तो x की वैल्यू 3 के बराबर, क्योंकि 3 का क्यूब ही तो होता है 27, 3 3 9 3 27। पूछा क्या गया, तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्याओं का योग यानी कुल योग आपको बताना है। कुल योग का मतलब आप तीनों संख्या निकाल के जोड़ने से बेहतर है कि तीनों संख्याओं का अनुपात ही जोड़ लें, क्योंकि पहली संख्या 2x है, दूसरी 5x और तीसरी 7x, इन सबको जोड़ो कितना 7, 7 3 10, 2 12, 2 14, 14x इसका योग बनेगा तो 14 लिखो और x की वैल्यू 3 से गुणा कर दो, क्योंकि संख्या क्या क्या है, संख्या 2x और 5x और 7x जोड़ोगे तो टोटल बनेगा 14x और 14x बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 14 लिखेंगे और x की वैल्यू 3 लिख देंगे, तो 14 से कितना 42। तो तीनों संख्याओं का जो हमने योग पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था, उसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। सही है ना। अगला देखते हैं
देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से ही समझेंगे। 9 नंबर प्रश्न है ये। लिखा हुआ है 702 रुपये, 702 रुपये ए कामा बी कामा सी के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। 3:4:6 अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो सबसे अधिक लाभ और कितने का हुआ? क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा है क्वेश्चन? नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको देखो विस्तार से बताते हैं ये क्वेश्चन, और आसानी से कैसे लगेगा ये भी बताएंगे। 702 रुपये था, 3 लोगों में बंटना था, ए बी और सी के बीच में। ये शर्त थी कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाए। लेकिन गलती से हुआ क्या कि वो 3:4:6 के अनुपात में पैसा बट गया। आपको बताना ये है कि आप तीनों में से किस आदमी का फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा लाभ कमाया और कितना रुपए लाभ ज़्यादा पा गया। देखो हुआ क्या है कि 702 रुपये को बांटने के लिए जो सही अनुपात था वो आपके सामने 1/3 और 1/4 और 1/5 है। तो इस अनुपात को बटे से अगर आपको हटाना है तो बटे से कैसे हटाओगे? देखो अगर कोई भी अनुपात बटे में है और बटे से हटाना है तो हर का क्या करो, एलसीएम लेके उन सब में गुणा कर दो। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब 12 से गुणा इसमें भी कर दो, 12 से गुणा इसमें भी कर दो और 12 से गुणा इसमें भी कर दो। 3 से काटोगे तो 3 चौक हो जाएगा 12, और 4 से काटोगे तो 4 तय हो जाएगा 12, और 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। इसका मतलब हमारा ये सही वाला अनुपात था। इस अनुपात में ये पैसा बटना चाहिए, लेकिन गलती से किस अनुपात में बटा है? गलती से बटा है 3:4:6 के अनुपात में। देखो जो पैसा 4:3:2 के अनुपात में बढ़ जाना चाहिए था ए बी और सी में, इन 3 लोगों में, ए में और बी में और सी में, वो गलती से 3:4:6 के अनुपात में बढ़ गया है। तो आप ध्यान से देखिए, जिस आदमी को 4 यूनिट मिलना था उसको 3 मिला। इसका मतलब है ये तो लाभ में नहीं, ये तो नुकसान में है। दूसरे बी को देखो, इसको 3 यूनिट मिलना था, इसको 4 यूनिट मिल गया, तो ये लाभ में है लेकिन सिर्फ 1 यूनिट लाभ पे है। और इसको देखो 2 मिलना था और 6 मिल गए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाभ कौन कमा रहा है? सबसे ज़्यादा लाभ हो गया है सी को, और लाभ इसलिए हो गया है क्योंकि हमने उसको सही अनुपात में बांटा नहीं है जो पैसा बांटना था। तो लाभ तो सी को होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सी आदमी को लाभ होगा, और आपको ये भी बताना है कि किस आदमी को होगा और कितने रुपए का लाभ होगा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से तय किए हैं, तो सबसे ज़्यादा लाभ हम लोगों ने पाया है कि सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? सी को होगा। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं सी को कितना लाभ होगा। तो देखो
सी को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, कितना लाभ होगा वो भी निकाल देते हैं। अगर मान लो कि कोई मिस्टेक ना हुई होती, सही सही बांटा जाता, तो यही 702 रुपये में सी का हिस्सा कितना बनता? सी का हिस्सा 2 ऊपर लिख लो और सबको जोड़ के नीचे लिख दो, कितना? 9। 9 से काटोगे तो कितना? 9 7 हो जाएगा 63 और 9 8 72। इसका मतलब है 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15। अगर पैसा सही सही बट रहा होता तो सी को 156 रुपये मिल गए होते। लेकिन गलती से जब ये अमाउंट बटी तो यही 702 रुपये में सी का हिस्सा निकालने के लिए आप सी का अनुपात दोबारा लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 6 4 10 3 13 और 13 बचे कितना? 65 और 13 चौको कितना? 52। 6 से गुणा करोगे, 6 चौको 24 ही कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 की 4, 6 पंचे 30, 2 32। यानी जिस आदमी को 156 रुपये मिलना चाहिए था उसको मिल गए 324 रुपये। और आपको ये तो पता ही था सी लाभ में है, लेकिन जो आदमी 156 रुपये कमाता हिस्सा था और उसको गलती से मिल गया 324, तो लाभ में सी है। और कितने रुपए लाभ में ये बताने के लिए क्या करो, दोनों को आपस में घटा लो। 14 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 6 और यहाँ बचेगा 1। यानी सी लाभ में है। और कितना रुपए लाभ में? 168 रुपये लाभ में। प्रश्न का सही आंसर आएगा सी 168। लाभ में कौन व्यक्ति है तीनों में से? सी लाभ में। और कितना रुपए लाभ में? 168। इसका मतलब है 156 रुपये पाना था, लेकिन गलती से जो बट गई है अमाउंट उसको मिल गया है 324 रुपये। इसका मतलब है कि वो लाभ में है। और कितना रुपए लाभ में है? 168 रुपये के लाभ में सी। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अब। देखिएगा, आपके सामने अब 10 नंबर प्रश्न लिख रहे हैं हम। आपके सामने 10 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:7 कामा बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:9 है 9 है, तो आपको बताना है कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। ये बताना है आपको। सी अनुपात ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। और आपको बताया क्या गया है? आपको बताया गया है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:7 और सी अनुपात बी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना? 7:9। देखो ध्यान से, अभी तक जो हमने आपको अनुपात मिलाने के लिए बताया था उसमें ए अनुपात बी की वैल्यू पता रहती थी, बी अनुपात सी की पता रहती थी, सी अनुपात डी की पता रहती थी। अलग अलग इंडिविजुअल पता रहता था। अब की बार कंबाइंड में पता है। ए की वैल्यू 5 बता रखा है और बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, लेकिन इसमें से ये डिसाइड नहीं होगा कि एक की 4 है, एक की 3 है, किसकी 3 है किसकी 4 है, ये पता नहीं। बराबर बराबर तो नहीं है, 3.5 3 तो नहीं है, तो ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन बी प्लस सी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है और सी प्लस ए की वैल्यू 9। इसको कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है, आप अगर ध्यान से देखें तो b प्लस सी इसमें जुड़ा है और ये a अलग से है, c प्लस a इसमें जुड़ा है और ये b अलग से है। अगर हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ दें तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। 7 5 12 होने का मतलब कि 7 में b प्लस सी था और ये वाला a अलग से था, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 12। इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई है? 12 बन गई है। दोबारा देखें, a और c की वैल्यू आपको यहाँ पता है और b की वैल्यू अलग से पता है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 9 7 हो जाएगा 16। और इसमें भी एक बार a एक बार b एक बार c, इसमें भी एक बार a एक बार b एक बार c, दोनों को जोड़ेंगे
तो ये हमारे सामने जो योग आया था, पहली बार भी a प्लस बी प्लस सी का आया, दूसरी बार भी a प्लस बी प्लस सी का आया है। यदि दोनों बार सेम चीज़ का जोड़ है तो वो अलग कैसे हो सकता है भाई? अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर एक बार 12 है और एक बार वही योग 16 आ रहा है तो ये अलग अलग है, इसका मतलब ये गलत है। गलत है तो इसको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 12 और 16 दोनों के पहाड़ा में आ जाए? तो हमें लग रहा है 16 दूना 32, 16 ते 48 और 12 दून 24 और 12 चौको 48। 48 से छोटा तो नहीं होगा कोई? हाँ, 48 से छोटा नहीं होगा। तो 12 चौको 48 और 16 दूना 32, 16 ते 48। ऊपर 4 से गुणा कर दे और नीचे कर दे 3 से गुणा, तो ये 48 बन जाएगा और ये भी 48 बन जाएगा। 48 बन जाएगा। इस 4 को अंदर गुणा करवा दो, तो 4 अंदर गुणा करेगा तो कितना? 5 चौको हो जाएगा 20 और अनुपात 7 चौक कितना? 28। इस 3 का गुणा करवाएंगे, 7 त्रिक कितना? 21 और ये वाला 9 त्रिक कितना? 27। अब आपके सामने ये अनुपात क्या बना है, यानी a अनुपात ब्रैकेट में b प्लस सी की वैल्यू 20 अनुपात 28 बन गई है। आपको लास्ट में देखो बताना क्या है, c अनुपात a प्लस बी। अगर आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू अलग अलग पता चल जाए तो आप c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे और b प्लस सी की वैल्यू जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो आप a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? a की वैल्यू तो आगे वाली थी, इसका मतलब a की वैल्यू तो एग्जैक्ट यहाँ से 20 पता चल जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से आप देख लेंगे, b की वैल्यू आगे थी, इसका मतलब b की वैल्यू एग्जैक्ट 21 आ गई। अब आप c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? c की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? इसके 3 तरीके हैं। c की वैल्यू आप इसी में से 3 जगह से पा सकते हो। ये जो 9 यूनिट था, इसका मतलब ये c प्लस a का योग था, तो जब आपने इसको 9 को 3 से गुणा किया तो जो 27 था, इसका मतलब इस 27 में कौन कौन है? a प्लस c है। a प्लस c का योग आपको 27 पता है और आपको a का अलग से योग पता है, तो c प्लस a के योग में से अगर a का योग हटा लें तो c का योग बच जाएगा और a का योग कितना है? 20 है। तो आप 27 में से 20 घटा के यहाँ 7 लिख सकते हो c की वैल्यू, क्योंकि आप 27 से 20 घटाओगे 7 ही तो बचेगा, क्योंकि 27 में c प्लस a जुड़ा है और a अलग से पता था तो a 20 घटा दिया, तब आप 7 पा सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ये 28 जो है ये b प्लस c का योग है 28 और b की वैल्यू आपको अलग से पता है 21, तो आप 28 में से 21 घटा देते, तब भी आप इसका आंसर कितना बता देते कि c की वैल्यू 7 आएगी। तीसरा तरीका ये था बताने का कि आप बता देते कि 12 चौक कितना? 48। इस 48 में a प्लस बी प्लस सी दोनों लोग हैं और a b का योग पता करने के लिए 20 और 21 मिला के 41 हो जाता, तो a प्लस बी प्लस सी के योग में से हम लोग a प्लस बी घटा देते, तब भी आपके सामने 7 आ जाता। तो आप देखेंगे कि आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू जब पता चल ही गई है तो आपको ये बताने में क्या प्रॉब्लम है कि c अनुपात a प्लस b की वैल्यू क्या बनेगी? आसानी से पता चल जाएगा। आसानी से कैसा पता चलेगा? c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे और a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी कितना हो जाएगा? 20 21 जोड़ोगे 41 हो जाएगा। तो आपके सामने इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? 7 अनुपात 41 आ जाएगा। यानी c अनुपात a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 7 अनुपात 41 का अनुपात आएगा। सही है। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में इन दिनों पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने आगे के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 8 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 3 है तो आप a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताएं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और c अनुपात a बराबर 5 अनुपात 6 है तो a अनुपात b अनुपात c बताएं। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या बनेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। आज वाली क्लास के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बनेगा a अनुपात b अनुपात c। बाकी अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।